वंस अगेन वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्यूचर ऑफिसर्स। आज डिस्कस करेंगे हम लोग फिर से एक नया एस्से का टॉपिक। जो टॉपिक है व्यक्तिक स्वतंत्रता के संवैधानिक प्रावधान, मतलब कि राइट टू लिबर्टी जो है उसका संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोसीजर है वो क्या है। और ये जो सेशन होगा वो इक्वल इंपॉर्टेंट होगा यूपीएससी सीएससी एस्पिरेंट के लिए, सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के जो एस्पिरेंट है उनके लिए, स्टेट पीसीएस में जो मेंस दे रहे हैं और एसएसबी में जो इंटरव्यू में बैठ रहे हैं, सारे लोगों को देखते हुए जो है इस पूरे सेशन को बनाया गया हुआ है। और इस तरीके के सारे एस्से के टॉपिक जो है वो हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल होते हैं। आप वहां से जाकर के सारे वीडियोस को देख सकते हैं। और अपने टॉपिक के तरफ चलने से पहले जैसे आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते हैं तो भी ठीक है, नहीं करते हैं तो भी ठीक है, क्योंकि हम वैसे भी आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करते हैं। तो करने से आपको यही फायदा होगा कि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, साथ में हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि मैं जिसके लिए जो कर रहा हूँ उसका कुछ रिस्पॉन्स हमारे तरफ निकल रहा है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कर भी सकते हो चैनल को सब्सक्राइब, नहीं भी कर सकते हो। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की तरफ चलेंगे। व्यक्तिक स्वतंत्रता जो राइट टू लिबर्टी है उसका इंट्रोडक्शन कैसे देंगे हम लोग। तो व्यक्तिक स्वतंत्रता जो है वो व्यक्ति को निर्बाध जीने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अब एक व्यक्ति को आप जो है वो संविधान में ऐसा कीजिए कि संविधान आप बना लीजिए और व्यक्ति को बोलिए कि आपको जीने तो देंगे लेकिन खाने नहीं देंगे, तो फिर ऐसा जो है वो जिंदगी देने से ही क्या फायदा है। तो व्यक्तिक स्वतंत्रता एक व्यक्ति को निर्बाध जीने की स्वतंत्रता प्रदान करता है, मतलब बिना किसी रोक टोक के। अब ऐसा तो नहीं है कि आप बिहार में अगर आते हैं यूपी से तो हम बिहार वाले लोग जो है वो यूपी वाले लोग को रोक देते हैं, या यूपी वाले लोग बिहार में जाते हैं तो इनको रोक दिया जाता है। भले बिहारी कहा जाता है ये अलग बात है, ठीक है, लेकिन रोका तो नहीं जाता है। निर्बाध जीवन है जिसमें जो है व्यक्तियों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता मिलती है व्यक्तिक स्वतंत्रता के कारण ही। जो व्यक्ति के विकास का एक प्रतीक होता है। अगर किसी व्यक्ति को उसके विचार की स्वतंत्रता दी जाए कि वो अच्छा सोच सके, उसके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता अगर उसको मिलेगा, विश्वास हो उसको, धर्म की स्वतंत्रता हो, तो व्यक्ति कहीं ना कहीं से अपना डेवलपमेंट खुद करेगा। और ये जो व्यक्तिक स्वतंत्रता दिया गया हुआ है ये केवल ये सोच करके दिया गया है कि व्यक्ति का इसमें सर्वांगीण विकास हो। इसके साथ ही अगर देखें तो व्यक्तिक स्वतंत्रता जो है, राइट टू लिबर्टी जो है, वो आज का जो लोकतंत्र है, ठीक है, उसमें इसको जो है वो आधार माना जाता है लोकतंत्र का, राइट टू लिबर्टी को। क्योंकि ये व्यक्ति को उसके विचार, चुनाव और आस्था का सम्मान करता है व्यक्तियों के, कि आप अच्छा चुन सकते हैं, आपका जो विचार है उसको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, आपकी जो आस्था है उसका हम कद्र करते हैं। तो ये सारा चीज राइट टू लिबर्टी के कारण ही पॉसिबल हो पाया है। नेक्स्ट आएंगे बॉडी के तरफ। ये इंपॉर्टेंट पोर्शन आएगा हम लोगों का निकल के, बॉडी वाला सेक्शन। तो आजादी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, पहले तो ये समझना चाहिए हमें। तो आजादी का शाब्दिक अर्थ होता है प्रतिबंध का जो है वो समापन हो जाना। अगर हम आपको बोले कि आप जो है वो बिहार से आप दिल्ली की तरफ जाएं, ठीक है, और दिल्ली की तरफ जाने में ट्रेन से जो है आपको टिकट नहीं लगेगा, तो क्या टीटी आपको चेक करने के लिए आएगा? नहीं आएगा। सेम चीज है कि अगर मान लिए कि आजादी आपको दिया जाए और उसमें कोई प्रतिबंध लगा करके आपको दिया जाए तो फिर उस आजादी का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सेम यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, बाकी इस तरीके की चीज कभी खत्म होने वाले हैं नहीं। आने वाले समय में आपको टिकट का दाम 2 गुना 3 गुना देना पड़ेगा, ठीक है, ये दूसरी बात है, मैंने एक एग्जाम्पल दिया है आपको। यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो आजादी का शाब्दिक अर्थ यही होता है कि एक जो व्यक्ति है उस पर से सभी तरीके के प्रतिबंध को हटा दिया जाए और उसको स्वेच्छा की आजादी दी जाए, मतलब कि वो जो स्वयं करना चाहता है उसकी उसको आजादी हो। मान लीजिए कि आप एक स्टूडेंट है और आपको डॉक्टर बनने का मन है, ठीक है, आपको डॉक्टर बनने का मन है और आपके पिताजी आपको इंजीनियर बनाना चाहते हैं। क्या आपके स्वेच्छा की आजादी है? नहीं है। यहाँ पर आपका राइट टू लिबर्टी कितना दूर तक काम करता है? आई थिंक जीरो, ठीक है। तो ये है आजादी, जिसमें ऐसी स्वतंत्रता शामिल है जो बिना किसी को नुकसान पहुंचाए हुए जो है वो व्यक्ति को दी जाती है। और इसी को ध्यान में रखते हुए व्यक्तिक स्वतंत्रता के आधार में कुछ युक्तियुक्त प्रतिबंधन भी लगाए गए हुए हैं। मान लीजिए कि एक व्यक्ति को जो है वो दिया गया हुआ है आजादी कि आप जो है वो आपके पास राइट टू एक्सप्रेशन है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन आप जाए राम जी हैं आप और आप श्याम जी को कस के गाली दे दीजिए, तो ये आपकी तो स्वतंत्रता है अभिव्यक्ति की, लेकिन दूसरे की स्वतंत्रता को तो ये जो है वो कहीं ना कहीं से हानि पहुंचा ही रहा है।
तो इस कारण से इस व्यक्तिक स्वतंत्रता पर कुछ युक्ति युक्त प्रतिबंधन लगाए गए हुए हैं, प्रतिबंध लगाए गए हुए हैं, जो संविधान में मेंशन किया गया हुआ है। बाकी की चीजों को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वाले स्लाइड में कैसा प्रतिबंध है। और इसका उद्देश्य जो है इस प्रतिबंध का केवल समाज में आदर और सद्भावना को बढ़ाना है। अब मान लें कि राम को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ठीक है, राइट टू एक्सप्रेशन है, इसका मतलब वो श्याम को गाली नहीं देगा, ठीक है ना। तो इसमें जो प्रतिबंध लगाया गया हुआ है उस प्रतिबंध का एक मकसद ये है कि हम समाज में आदर और सद्भावना को बढ़ाएंगे, ठीक है, जो समाज में सभी लोगों पर इक्वल तौर पे लागू होगा, ठीक है। अब आते हैं यहाँ, ऐसे प्रतिबंध का उद्देश्य किसी व्यक्ति की आजादी को रोकना नहीं है। मान लें कि राम बाबू बोले कि हमारा जो है वो आजादी छीन गया राइट टू एक्सप्रेशन का, तो गलत है, इसलिए कि आप अगर अपने एक्सप्रेशन राइट टू एक्सप्रेशन से दूसरे के राइट टू एक्सप्रेशन को जो है या फिर उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को कहीं ना कहीं से अगर आप इफेक्ट कर रहे हैं तो फिर आपको स्वतंत्रता देने की कोई मतलब नहीं बनी हुई है, ठीक है। लेकिन व्यक्तिगत आजादी को तभी प्रतिबंधित किया जाता है जब कुछ अन्यायपूर्ण हो जो किसी व्यक्ति के साथ साथ राष्ट्र की एकता और अखंडता को तोड़ने का काम करे। अब आते हैं हम लोग मेन टॉपिक पे। मेन टॉपिक क्या है कि आप कन्हैया कुमार को ले लीजिए, ठीक है, आप कन्हैया कुमार को ले लीजिए, आप शरजील इमाम को ले लीजिए, ठीक है, आप शरजील इमाम को ले लीजिए। ये लोग सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है, ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है इसके ऊपर इन्होंने काफी भयानक भाषणबाजी किया। इन्होंने बोला कि इंडिया को हम चिकन नेक बना देंगे, भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे। ये सारे जेएनयू वाले जो है, ठीक है, ये सारे जेएनयू को जो बदनाम करने वाले हैं, बाकी जेएनयू यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है लेकिन ये लोग बदनाम करने वाले हैं जेएनयू के। तो जेएनयू वाले जो राष्ट्र की एकता और अखंडता को तोड़ने की बात करते हैं, क्या ये राइट टू एक्सप्रेशन या राइट टू लिबर्टी को किसी एंगल से 100% करता है? आई थिंक नहीं करता है। तो अगर आप किसी भी एंगल से राष्ट्र की एकता और अखंडता के ऊपर ठोस पहुंचाते हैं, ठेस पहुंचाते हैं, तो आपके राइट टू लिबर्टी को भी रोका जा सकता है। और ये जो है वो आसान तौर पर आपके ऊपर इसको लेकर के केस और मुकदमे किए जा सकते हैं, कहीं कोई शक नहीं है। तो आपको राइट टू एक्सप्रेशन या फिर राइट टू लिबर्टी इसलिए दिया गया हुआ है कि आपका जो व्यक्तिक विकास हो वो भविष्य में उज्जवल हो, ना कि आप इससे जो है वो राष्ट्र की एकता और अखंडता पे ठोस पहुंचाए और इससे एक समृद्ध राष्ट्र का निर्माण हो, न कि एक टूटे हुए और बिखरे हुए राष्ट्र का निर्माण हो। आते हैं नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट है भारतीय संदर्भ में व्यक्तिक स्वतंत्रता क्या है। अगर आप देखें तो भारत का संविधान व्यक्तियों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की स्वतंत्रता का संरक्षण करने का अधिकार देता है, जो भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित है। अगर आप फंडामेंटल राइट को देखें तो आर्टिकल 19 में, आर्टिकल 20 में, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22 इस तरीके के फंडामेंटल राइट है आपके, जो कि पूरे संविधान में और पूरे वर्ल्ड के संविधान में ऐसा कहीं भी जो है वो आर्टिकल मेंशन नहीं किया गया हुआ है, ऐसा विस्तृत वर्णन नहीं किया गया हुआ फंडामेंटल राइट का जो कि इंडिया के संविधान में किया गया हुआ है। तो ये जो मौलिक अधिकार है ये आपके संवैधानिक उपचार के अधिकार के अंतर्गत आते हैं, मतलब कि 32 और 226 के थ्रू अगर मानते हैं कि आपके किसी फंडामेंटल राइट का वायोलेशन होता है तो आप आसानी से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाते हैं। ये मेंशन किया गया हुआ है जो है भारतीय संदर्भ में जो है वो व्यक्तिक स्वतंत्रता को, ठीक है। इसके साथ ही ये जो है वो सर्वोच्च न्यायालय में परिवर्तनीय है और स्वतंत्रता की बात जो है वो उद्देशिका मतलब कि प्रियम्बल में भी मेंशन किया गया हुआ है, जो कि एक सफल लोकतंत्र की कड़ी का पहला जो है वो स्टेप हमारे सामने में रखता है कि पहले तो हम लोगों ने उद्देशिका में ही स्वतंत्रता की बात कही है और जब उद्देशिका में बात कही है तो हम लोगों ने एक पार्टिकुलर आर्टिकल को मेंशन किया फंडामेंटल राइट में। तो पहला जो स्टेप था हमारा वो प्रियम्बल में ही मेंशन करना था स्वतंत्रता के अधिकार को। नेक्स्ट हमारा जो आया मेन टॉपिक निकल करके वो हम लोग फंडामेंटल राइट में इसको सेपरेट कर दिए थे। संवैधानिक प्रावधान के ऊपर अगर चलिएगा तो व्यक्ति की स्वतंत्रता ही वह मुद्दा है जिस पर आजादी के सारे आंदोलन हुए थे। अगर आप प्रीवियस तौर पे चलेंगे, अगर पुराने इतिहास को देखें तो एक व्यक्ति को जो है वो कहीं भी बैठ करके सभा करने का अधिकार अंग्रेज लोग नहीं दिया करते थे। इसके लिए उनको एक जो है वो क्या करना पड़ता था, एक परमिशन लेना पड़ता था, ठीक है, एक परमिशन लेना पड़ता था। इसके बाद वो सभा करते थे और इसके बाद भी जालियांवाला बाग, ठीक है, इसके बाद भी जालियांवाला बाग जैसा हत्याकांड हुआ करता था। इन सारे चीज को देख करके जो हमारे संविधान निर्माता थे, ठीक है, वो फोर फादर जो थे हमारे, वो सोचे कि इस तरीके का राइट दिया जाए लोगों को कि वो आसानी से एक्सप्रेस कर सके अपने चीजों को और जो है
वो उनका जीवन जो है वो गरिमापूर्ण तरीके से जो बना रहे, इस कारण से संविधान में ये चीज को और मेंशन किया गया, जो है ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता को। इसमें आता है आपका आर्टिकल 19 जो सबसे इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 19 में अगर आप देखिएगा तो युक्ति युक्त जो है वो प्रतिबंधन लगाने के बाद आपको ये सारे अधिकार दिए गए हुए हैं, जैसे वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे को इफेक्ट पहुंचा दे। शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता, इसका मतलब ये नहीं है कि इस सम्मेलन में आप कन्हैया कुमार सरजी लीमान जैसे काम करे देश को तोड़ने का। संगम एवं संघ बनाने की स्वतंत्रता ये तो है, लेकिन ये सैनिक को नहीं है। सैनिक को संगम एवं संघ बनाने की स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि इससे देश के की जो आप बोले एकता और अखंडता, उस पे जो है वो इफेक्ट पड़ सकता है। साथ में वैश्याओं को जो है वो इसका अधिकार नहीं दिया गया हुआ है। इसके बाद अबाध संचरण की स्वतंत्रता, लेकिन अबाध संचरण में भी एक चीज जोड़ा गया हुआ है। मानते हैं कि अगर कोई ऐसा 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल का एरिया है, वहां पर आपके जाने आने पे रोक लगाया जा सकता है एक पार्टिकुलर जगह पे, ठीक है। निवास या बसने की स्वतंत्रता, सेम चीज शेड्यूल 5 और 6 को लेकर के है, जैसे कि आपने जम्मू एंड कश्मीर वाले मैटर में देखा था। उसके बाद वृत्ति, उपजीविका, व्यापार, कारोबार की स्वतंत्रता है आपका। ये सारे आर्टिकल 19 एक के क में, 19 एक के ख में, 19 एक के ग में, 19 एक के घ में, 19 एक के अंग में, और च का बात नहीं किया गया हुआ है, क्योंकि यही जो है वो संपत्ति का अधिकार था, ठीक है। यही संपत्ति का अधिकार था जिसको कि हटा दिया गया। 300 के क में मेंशन किया गया विधिक अधिकार में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद। अब आया आपका कि वृत्ति, उपजीविका, व्यापार और कारोबार की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 के 1 के 6 में मेंशन है। तो इसमें हम इलिजिबिलिटी तो लगा सकते हैं ना, इलिजिबिलिटी तो लगा सकते हैं। मान लें कि कोई व्यक्ति वकील अगर बनेगा तो उसको वकालत की डिग्री होना चाहिए, यह इलिजिबिलिटी हम लोग डाल सकते हैं। तो इसमें युक्ति युक्त निर्बंधन जो है वो कहीं ना कहीं से लगाया गया हुआ है, इसलिए कि आप इसका गलत फायदा नहीं उठाए। इसके बाद चलते हैं हम लोग प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की तरफ। आपको राइट टू एक्सप्रेशन मिलने के बाद आपको प्राण और दैहिक स्वतंत्रता जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि ऐसा हो कि कोई व्यक्ति आपको आए आसानी से गिरफ्तार करके चला जाए, है ना। पुलिस आए आपको गिरफ्तार करके चला जाए, सीबीआई आए आपको गिरफ्तार करके चला जाए, तो ये आपको स्वतंत्रता मिला हुआ है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से अनुच्छेद 21 में, ठीक है। और ये सारे व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंतर्गत ही आता है। दूसरा है धर्म की स्वतंत्रता। एक व्यक्ति को आर्टिकल 25 से लेकर के और 28 में धर्म की स्वतंत्रता दी गई हुई है, जिसमें कि उसको अपने धर्म से संबंधित जो वृत्ति है, पेशा, जैसे कि एक अगर व्यक्ति जो है वो ब्राह्मण है तो वो पंडित का काम कर सकता है, उसके इस वृत्ति में हम लोग रोक नहीं लगा सकते हैं। या फिर अगर वो ब्राह्मण है तो उसका जो खुद का जैसे रामायण पाठ करना हुआ, ठीक है, महाभारत वगैरह हुआ, ये सारे चीजों को वो कर सकता है। वो यज्ञ कर सकता है, अपने धर्म का वो प्रचार कर सकता है कि हमारे धर्म में ये खासियत है या फिर ये है। लेकिन ये किसी दूसरे धर्म को डायरेक्ट जा करके डेविएट नहीं करेगा कि आप हमारे धर्म में आकर के मिले, अगर स्वेच्छा से कोई नहीं मिलना चाहता है तो ये सारी बात है, ये सारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंतर्गत ही आता है। लेकिन इसमें एक बात कहा गया कि हमारा तो जो भारत है वो धर्मनिरपेक्ष है। अब हम धर्मनिरपेक्ष देश है, हमारा एक राष्ट्र है, इसमें राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन राज्य क्या करेगा, सभी धर्मों को इक्वल प्रोटेक्शन देगा, ठीक है। और ये चीज क्लियर हो जाता है कि यहाँ पर जो है वो हम लोग धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की तरफ रहते हैं, क्योंकि राज्य के पास अपना कोई धर्म नहीं है और वो सभी धर्म को जो है वो इक्वल प्रोटेक्शन देता है। तो ये आपका धर्म की स्वतंत्रता है, जो कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंतर्गत ही आता है। और दूसरा है निवारण निरोध। मान ले कि एक व्यक्ति ऐसा है जो कि अभी अपराधी नहीं है, ठीक है, अभी कोई अपराध नहीं किया है, लेकिन इसका संबंध एक ऐसे संगठन से है जो अपराध करता है, जैसे कि आप पीएफआई को ले ले, ठीक है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को ले ले। इसमें हो सकता है कि आपका जो है वो जम्मू कश्मीर में इसका जो है वो जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती से इसका संबंध हो सकता है। तो महबूबा मुफ्ती को आर्टिकल 370 हटाने के साथ साथ आर्टिकल 317 और 35A को हटाने के बाद यहाँ पर डिटेंशन में रखा गया। किस लिए? क्योंकि इनके कारण हो सकता है कि भविष्य में कोई ऐसा काम हो जो कि नागरिक सुरक्षा, लोक प्रशासन के तौर पर जो है वो एक हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ा करेगा, इस कारण से इनको डिटेंशन में डाला गया। लेकिन इसमें भी आपको जो है वो रीट्स का पावर है, आप रीट्स लगा करके इसके ऊपर जो है वो एक्शन ले सकते हैं। लेकिन इस तरीके के निरोध में ये जरूरी नहीं होता है कि न्यायालय का इजाजत हो इस ऑफिसर के ऊपर, जो इसको जो है वो जो एग्जीक्यूटिव के ऊपर जो कि इस तरीके का स्टेप लिया है। बाकी रीट्स लगाने के बाद जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रीट होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रीट होता है, इसमें जो है न्यायालय इस तरीके के काम करने वाले ऑफिसर से पूछते हैं कि वो किस बेसिस पर इसको डिटेंट किए हैं,
ठीक है, और इसका आंसर वो ऑफिसर देता है। लेकिन ये भी एक युक्तियुक्त निर्बंधन जो है वो लगाया गया हुआ है, इसलिए क्योंकि ये राष्ट्र की एकता और अखंडता पर किसी भी तरीके से कोई जो है वो ग्लिच ना पैदा करे। तो ये आपका है व्यक्तिगत स्वतंत्रता पूरा। अब आएंगे हम लोग इसके कंक्लूजन के ऊपर। अगर कंक्लूजन को आप देखें, पूरे आर्टिकल को देखने के बाद, एक पूरे सिस्टम को देखने के बाद, तो कंक्लूजन में आप ये कह सकते हैं कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो अधिकार है, इसका उद्देश्य कोई साधारण नहीं है। इसको बहुत डिफाइन किया गया हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि किस बेसिस पे इसको लाया गया, और ये कोई बहुत भिन्न मुद्दा भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि इसको बोल सकते हैं कि ये एक नया चीज कैसे जुड़ गया पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन इसमें जो वर्णित नियम है उसके माध्यम से इसे संरक्षित किया गया हुआ है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को, कि किस तरीके से आपके ऊपर गलत बिहेव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 21, आर्टिकल 19 का, आर्टिकल 20 का, आर्टिकल 22 का, तो इस पर जो है इसका संरक्षण प्राप्त है इसको संविधान के तौर पर, और इसके माध्यम से एक व्यक्ति को अपनी जिंदगी गरिमापूर्ण और निर्बाध तौर पर जीने का अधिकार दिया गया हुआ है, कि उसके लाइफ में बिना किसी इंटरफेरेंस के वो व्यक्ति जी सके, जिससे उसका सर्वांगीण विकास हो सके। इसमें कुछ प्रतिबंध लगाए गए हुए हैं जो राष्ट्र की एकता, अखंडता और गरिमा को देखते हुए लगाया गया है, ठीक है, जो कि संविधान में युक्ति युक्त है। तो ये है व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता है उसका, अगर देखें आप तो पूरा संवैधानिक एक फ्रेमवर्क, ठीक है। तो ये था आपका सेशन, जो पूरा एक इम्पोर्टेंट जो है वो सेशन के तौर पर लिया गया। लेकिन अगर आपको लगा कि चैनल डेडिकेटली वर्क कर रही है तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर आप जैसे करते हैं करते रहें, नहीं भी कीजिएगा फिर भी चैनल पे वीडियोस आते हैं और आते ही रहेंगे, और इससे आपके सब्सक्रिप्शन से केवल हमें मोटिवेशन मिलता है कि हमें कुछ नया करना है आपके लिए। तो ये था सेशन आपका, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संवैधानिक प्रावधान क्या है, इसको हम लोगों ने डिस्कस किया आज। मिलते हैं फिर से हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल।